हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं क्लास 8 के बच्चों के लिए उनकी जो हिंदी की किताब है परिवेश, उसका चैप्टर 5 डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसका नाम है मित्रता। तो मित्रता ये जो चैप्टर है ये क्या है? ये कविता है, कहानी है, निबंध है। तो एक्चुअली में ये एक निबंध है, एक एस्से है। तो बड़ा अच्छा टॉपिक है मित्रता, दोस्ती के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में। इस चैप्टर का उद्देश्य क्या है कि हमारे स्टूडेंट्स में सुसंगति और विश्वास का भाव होना चाहिए, उनके अंदर में संकल्प लेने की क्षमता होनी चाहिए, उनका जो कैरेक्टर है वो दृढ़ होना चाहिए, उनके मन में प्रेम की भावना, दूसरों की मदद करने की भावना होनी चाहिए, उनके अंदर में उचित निर्णय लेने की क्षमता भी डेवलप होनी चाहिए। ये पाठ परिचय बताता है कि इस निबंध में मित्र के गुणों का बखान करते हुए अच्छी संगति के गुणगान को प्रस्तुत किया गया है। मित्रता जीवन का आवश्यक अंग है। सच्चा मित्र सदैव सहानुभूति रखने वाला, परम हितैषी तथा महान कार्यों के लिए प्रेरित करने वाला होता है ना। और मित्र कुसंगति से बचाता है, बैड कंपनी से बचाता है तथा हमें अच्छाई के मार्ग पर अग्रसर करता है, आगे लेकर के जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग मित्रता के बारे में, फ्रेंडशिप के बारे में काफ़ी सारी नई बातें सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि हमें कैसे दोस्त बनाना चाहिए, कैसे दोस्त नहीं बनाना चाहिए, और मित्रता का धर्म निभाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। यहाँ एक छोटा सा एक्सरसाइज है कि मित्र हमारे सुख दुख के साथी होते हैं, वे हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। आप अपने किसी खास मित्र के बारे में कविता के रूप में कुछ पंक्तियाँ लिखें। तो अक्सर आप लोगों ने कई सारे ऐसे लिखे होंगे, माई बेस्ट फ्रेंड इंग्लिश में लिखा होगा ना। तो वहाँ तो आप एक छोटा सा पैराग्राफ या ऐसे लिखते हो। इन दिस केस यू हैव टू राइट ए पोएम अबाउट योर फ्रेंड। आपको अपने किसी खास दोस्त के बारे में कुछ पंक्तियों की कविता लिखनी है, और उस कविता लिखने के लिए आप दिए गए शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो बच्चे ऐसा कर सकते हैं, मुझे उनके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। आप चाहो तो 2 लाइन की, 4 लाइन की पंक्तियाँ दोस्त के बारे में इस लेक्चर के कमेंट में भी लिख सकते हो। तो अब हम लोग ये चैप्टर शुरू करते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। इसे आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो और बेल आइकन के साथ में, ताकि आपको लेटेस्ट लेक्चर के बारे में पता चलता रहे। आपके लाइक करने से, कमेंट करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स लेकर के आएंगे जो आपको पढ़ाई में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो यह निबंध कहता है कि जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकल करके बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तो पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हो तो इस चीज़ का कोई निश्चित नहीं है कि वहाँ पर आपके रिश्तेदार पहले से रह रहे हों। नौकरी के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में आपको किसी भी नई जगह पर जाना पड़ सकता है। तो वहाँ जो पड़ोस मिलता है, पड़ोस में रहने वाले लोग मिलते हैं, वहाँ पर आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि अच्छे लोगों से दोस्ती कैसे हो। कोई ना कोई दोस्त तो होना चाहिए ना। तो यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत है और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं, तेज़ी से बढ़ते जाते हैं, और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। हेल मेल का मतलब है दोस्ती हो जाना, परिचय हो जाना, अच्छा संबंध हो जाना। यही हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में बदल जाता है। मित्रों के सही चुनाव पर आपके जीवन की सफलता निर्भर करती है, क्योंकि ये मित्र आपको सही रास्ते पर आगे चलने में मदद करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे, साथ देंगे। और अगर ये मित्र गलत हैं तो आपको भटकाएंगे भी, आपकी असफलता के भी जिम्मेवार होंगे। क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव है ना, कॉन्फिडेंशियली, इनडायरेक्टली हम जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनका प्रभाव हमारे आचरण पर, हमारे व्यवहार पर बहुत पड़ता है। अपने कोमल चित्त के साथ हम समाज में प्रवेश करते हैं। मन कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहता है, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले। चाहे आप अपने आप को राक्षस बनाएं या चाहे
देवता बना लें। तो ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध की मान लेनी पड़ती है। आप उनके साथ आर्गुमेंट नहीं कर सकते, अपोज नहीं कर सकते। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि वो हमारी बात में कोई गलती नहीं ढूंढेंगे, हमारी आलोचना नहीं करेंगे, तो हमारे सीखने का, संवरने का मौका भी जाता रहता है। क्योंकि ऐसी दिशा में ना हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है, ना हमारे लिए कोई सहारा रहता है। तो दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्रायः बहुत कम रहता है, उन्हें पता ही नहीं चल पाता, नहीं पता चल पाता। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? यदि विवेक से काम लिया जाए, बुद्धि विवेक से काम लिया जाए, तो यह डर नहीं रहता। परंतु युवा पुरुष प्रायः विवेक से कम काम लेते हैं, उनके अंदर जोश ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, अनुभव कम होता है, धीरज कम होता है। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष परख करके लेते हैं, ये जांच करके, वो जांच करके। पर किसी को मित्र बनाने से पहले उसके आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान, रिसर्च नहीं करते। वो उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मान करके अपना पूरा विश्वास जमा देते हैं। ऐसे ही तो होती है ना दोस्ती। हंसमुख चेहरा हो, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बात किसी में देख करके लोग चटपट उसे अपना बना लेते हैं, दोस्त बना लेते हैं। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, फ्रेंडशिप का पर्पस क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है भी या नहीं। सॉरी। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, क्या वचन है? उनका वचन है कि विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल गया, ऐसा दोस्त मिल गया, विश्वास पात्र, भरोसेमंद, रिलायबल, लॉयल, तो समझ लो कि उसको खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वो उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें चापलूस दोस्त नहीं चाहिए, हमें ऐसे दोस्त चाहिए जो हम अगर गलती करें तो हमारा हाथ पकड़ ले, हमें सही रास्ता दिखाए, हमने कुछ गलत किया तो हमें डांटे भी, समझाए भी, और अगर हमने सही किया है, अच्छा कर रहे हैं, तो हमें शाबाशी भी दे, हमारे पीठ पर हाथ भी रखे। ऐसे ही दोस्त होने चाहिए ना। और जो चापलूस दोस्त होते हैं वो क्या करते हैं कि वो तो बस आप चाहे जो भी करो उसमें सब में वो बोलते रहेंगे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हमें ऐसे दोस्तों से बच करके रहना चाहिए। हमारे दोस्त ऐसे होने चाहिए जो हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, और जब कभी भी हम कुमार्ग पर, गलत रास्ते पर चलेंगे तो वो रोक लेंगे, पैर रखेंगे, वे हमें सचेत करेंगे। और जब हम हतोत्साहित होंगे, है ना, हतोत्साहित होने का क्या मतलब है? हतोत्साहित होने का मतलब है कि जब हम डिस्करेज्ड होते हैं, तो वो हमारे अंदर में उत्साह भरेंगे, हमें इनकरेज करेंगे। सारांश ये है कि वे हमें भली प्रकार का जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य किसी निपुणता होती है, वैद्य डॉक्टर के जैसे गुण होते हैं, परख होती है। तो अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता भी होती है सच्चे दोस्तों में। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। छात्रावस्था में, ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, उसमें मित्रता की धुन सवार रहती है। लोग अपने मित्रों को, दोस्तों को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कई बार तो अपने मम्मी पापा, परिवार के लोगों से भी ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस समय कोई होता है तो वो उनका दोस्त होता है, ऐसा होता है। तो स्टूडेंट लाइफ में मित्रता हृदय से उमड़ी पड़ी रहती है, बड़े इमोशनल होते हैं दोस्त को लेकर के।
पिछले स्नेह बंधनों में न तो उतनी उमंग रहती है न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है, बच्चों के दोस्तों में जो मगन करने वाला आनंद होता है, वो तो बिल्कुल खो जाते हैं दोस्तों में। ऐसा भी होता है। वह कहाँ, कैसी मधुरता, कैसा प्रेम और कैसा अपार विश्वास। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं दोस्तों के लिए कि अरे वो तो मेरी जान है, मैं तो उसके ऊपर अपनी जान छिड़क दूंगा, उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा, पहाड़ तोड़ दूंगा। हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंदमय दिखाई देता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में होती है। कब, किस एज में? जब बच्चे स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं। तो सहपाठी की मित्रता, क्लासमेट से दोस्ती, कितनी सुंदर पंक्ति है। युवा पुरुष की मित्रता स्कूल की बालक की मित्रता से अधिक दृढ़, शांत और गंभीर होती है। अब हम बात करने लगे कि बच्चे मिडिल स्कूल से हाई स्कूल की स्टेज में हो, है ना। अब वो युवा अवस्था में हैं, टीन एज से ऊपर जा रहे हैं। तो युवावस्था के मित्र भी बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। ये सुंदर हो सकते हैं, प्रतिभावान हो सकते हैं, इनकी चाल मन भावनी हो सकती है, इनका स्वभाव खुला हो सकता है, ओपन माइंडेड। तो यही 2-4 बातें देख करके बच्चे किशोर दोस्ती कर लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं। किंतु जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनमें से कुछ अधिक बातों की ज़रूरत होती है। मित्र केवल उसे ही नहीं कहते हैं जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें, परंतु जिससे हम स्नेह ना कर सकें। मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि वो गुणवान भी होना चाहिए और उसका कैरेक्टर, उसका व्यवहार ऐसा भी होना चाहिए कि हम उसे स्नेह भी कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही काम हम निकलवाते जाएं, परंतु भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। तो ये बात तो मतलबी होने वाली बात हो गई ना, मतलबी, स्वार्थी, सेल्फिश। और ऐसी दोस्ती फिर ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकती और टूटती है तो अक्सर दुश्मनी में बदल जाती है। ये बात कैसे दोस्तों के बारे में लिखी गई हैं? ऐसे दोस्त जिनसे हम सिर्फ अपना काम निकलवाते हैं और भीतर ही भीतर हम उनसे घृणा कर रहे होते हैं। तो मित्र कैसे होने चाहिए? मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होने चाहिए। पथ प्रदर्शक का मतलब है गाइड, है ना। यहाँ लिखता हूँ, गाइड होने चाहिए। जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई साहब प्रीति पात्र हो, इतना अच्छा होना चाहिए कि हम उसे अपने छोटे भाई जैसा प्रेम कर सकें। 2 मित्रों के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति कि एक की हानि लाभ को कोई दूसरा अपना हानि लाभ समझे। तो सच्ची मित्रता की बात करें तो आपको कुछ अच्छे दोस्तों के बारे में हमारे रामायण महाभारत से भी इसको उदाहरण मिल जाएंगे। जैसे महाभारत में आप श्री कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती की बात कर सकते हो, श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती की बात कर सकते हो, दुर्योधन और कर्ण की भी दोस्ती का एग्जाम्पल दिया जा सकता है। हालांकि वो दोनों गलत बात का पक्ष ले रहे थे, लेकिन दोनों की दोस्ती तो थी। रामायण की बात करें तो रामायण में हम लोग प्रभु श्री राम और हनुमान जी के बीच में जो दोस्ती का भाव है, हालांकि हनुमान उसमें हमेशा से राम को सीनियर का रिस्पेक्ट देते आए हैं, लेकिन दोस्ती का भी भाव तो है। दोस्ती के बारे में अक्सर लोग कहते हैं ना कि बराबर वालों के साथ में होती है, तो राम और सुग्रीव की दोस्ती का उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें हमसे अधिक आत्मबल हो, ताकि वो हमारी मदद कर सकें। हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। तो देखो, जो एग्जाम्पल मैंने दिया सुग्रीव और राम का, वो किताब में भी मेंशन है। मित्र हों तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और ये विश्वास कर सकें कि उनसे किसी भी प्रकार का धोखा हमें
नहीं होगा। ऐसे दोस्त होने चाहिए, है ना। हालांकि ऐसे दोस्त, इतने अच्छे दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऐसे दोस्त को शुरू के समय में पहचान कर पाना भी बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी बितानी है तो अच्छे दोस्त होने चाहिए। तो मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। यदि क ख ग एक्स वाई जेड हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो ना कोई बुद्धिमानी या इंटरटेनमेंट की बातें कर सकते हैं, विनोद का मतलब है, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, तो फिर ऐसी दोस्ती का क्या मतलब है। यहाँ पर आप शब्दार्थ सेक्शन देख सकते हो। शब्दार्थ सेक्शन में मैं आपको ज़रा सा हिंट दे देता हूँ कि हतोत्साहित करना, इसका मतलब है कि जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो। खिन्नता, उदासीन होना, चिड़चिड़ा होना, अप्रसन्न होना। जीवन संग्राम, जीवन संग्राम का मतलब क्या है? तो जीवन संग्राम का मतलब है लाइफ, जिसको हम बहुत बड़ा स्ट्रगल समझते हैं। पथ प्रदर्शक, गाइड, राह दिखाने वाला, है ना। और विनोद का मतलब यहाँ पर इंटरटेनमेंट से है, जोक से है, मजाक से है, मनोरंजन से है। तो कई बार हमारे दोस्तों के अंदर में मजाक मनोरंजन का भी गुण होता है। तो अगर हम उदास हों तो उससे बातचीत करके आपका जी हल्का हो जाएगा, आप फ्रेश महसूस करोगे। ऐसी भी दोस्ती होती है। तो ऐसे दोस्त जिनमें सहानुभूति की भावना नहीं हो, तो वो हमें ढाढ़स कैसे बंधा सकते हैं? ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं। तो ईश्वर हमें ऐसे दोस्तों से तो दूर ही रखे। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बच्चों, जान पहचान और दोस्ती में अंतर है। दोस्ती हम लोग कहते हैं तो फ्रेंडशिप की बात होगी। जान पहचान का मतलब है एक्वेटेंस, सिर्फ परिचय होना। तो कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, मनोरंजन और सैर सपाटे के लिए जाएंगे, भोजन का निमंत्रण, डिनर पर आने को, लंच पर आने को तैयार हो जाएंगे, पार्टी में आएंगे। यदि ऐसे लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी ना होगा, और यदि हानि होगी तो बहुत भारी नुकसान होगा। और ऐसे जो होते हैं ना, वो सिर्फ फायदे के लिए आते हैं, स्वार्थ के लिए आते हैं। ये सच्चे दोस्त नहीं हो सकते। कुसंग, बैड कंपनी, है ना, बैड कंपनी। तो बैड कंपनी का जड़, ये लिखा है लेखक ने यहाँ पे, बैड कंपनी। कहते हैं ना कि हम लोग जैसे लोगों के साथ में रहेंगे तो धीरे धीरे उनके जैसे ही तो हो जाएंगे। तो बैड कंपनी का मतलब यही है कि इसका जो ज्वर, इसका जो बुखार होता है वो बड़ा भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि हमारी बुद्धि का भी नाश कर देता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु, बाहु का मतलब है हाथ, के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति, प्रोग्रेस की तरफ में लेकर के जाएगी। ऐसा होता है। अब यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल है जिसमें लेखक बता रहे हैं इंग्लैंड के बारे में एक छोटी सी बात, कि इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वो अपने भाग्य को कोसता रहा। वो अच्छी तरह जानता था कि वहाँ पर बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। ओ हो, तो यहाँ पर लिखा है कि वो जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा, कोसता रहा नहीं, सराहता रहा। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि वहाँ पर जो राज दरबारी हैं वो सब के सब बुरे लोग हैं, और अच्छा हुआ कि उन लोगों की संगति में उसे काम करने को मौका नहीं मिला, नहीं तो वो उसकी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में बड़े बाधक हो सकते थे, डिस्टरबेंस हो सकते थे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इतने गंदे होते हैं वो
कि थोड़ी देर के लिए भी उनके साथ में रह लो तो उनकी कोई बात आपका बड़ा सा नुकसान कर देगी, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में नहीं पड़नी चाहिए। तो कानों में नहीं पड़ने वाली बात तो गंदी बातें होंगी, गाली वाली बातें होंगी, एब्यूजिव वर्ड्स होगा ना। तो इस बात को प्रायः सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूहड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बात हमारे ध्यान में, हमारे मन में नहीं चढ़ती। एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से कोई बुरी कहावत सुनी थी जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए, पर बार बार मन में आता है। तो जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। ऐसा भी होता है, क्योंकि जब हम उस चीज़ को निगेट करने की कोशिश करते हैं, नहीं मानने की कोशिश करते हैं, तो इस क्रम में हम उसके बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और इतना ज़्यादा सोच रहे होते हैं कि वो हमारे मन में कहीं ना कहीं जगह बना लेती है। ऐसा होता है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो। तो लेखक कहते हैं कि हम सब लोगों को भी अपने मन पर इस चीज़ का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। ऐसी बातों को और ऐसे साथियों को दूर रखना चाहिए जो खराब और फुहड़ बातों से हमें हंसाना चाहते हैं। उससे पल भर का इंटरटेनमेंट तो हो जाएगा, लेकिन हमारे कैरेक्टर पर, हमारे मन पर, बुद्धि पर बुरा असर डालता है। ऐसा ना हो कि पहले पहल तुम इसे एक सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ तो फिर ऐसा ना होगा। तुम सोचोगे कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चल कर के अपने आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर ये नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। धीरे धीरे बुरी बातों में तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। वो बुरी बातें तुम्हें शायद अच्छी लगने लगेंगी, तुम उसके हैबिचुअल हो जाओगे, और अब तुम्हें न उनसे चिढ़ना मालूम होगी। तुम ये सोचने लगोगे कि इसमें चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम में सोचने समझने की शक्ति नहीं रहेगी। तुम भले बुरे की पहचान नहीं कर पाओगे, और अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे, जो तुम्हें बनना नहीं है, रोकना है। अतः हृदय को उजला और दोष रहित, हृदय को प्रकाशवान और बिल्कुल निर्दोष रखने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि बुरी संगति की छूट से बचो, बुरे दोस्तों की कंपनी से दूर रहो। एक पुरानी कहावत है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहावत है, इसका ध्यान रखना कि काजल की कोठरी में कैसे ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पै लागी है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कोठरी है जिसमें सब तरफ में कालिक ही कालिक लगी है, तो आप लाख बचने की कोशिश करो। आपके सिर में, आपके बाह में, आपके पैर में, आपके टखने में, आपके कोहनी में कहीं ना कहीं कोई कालिक तो लग ही जाएगी। और जब आप उससे बाहर निकलोगे तो लोग बोल देंगे, बता देंगे कि देखो ये बंदा कालिक की कोठरी से बाहर आया है। तो इसके साथ ही बच्चों ये चैप्टर आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। तो आप मेरा चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आपका शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक हमें मोटिवेट करेगा, और हम मोटिवेटेड रहेंगे तो आपके लिए और भी अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे लेक्चर्स जो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, वो लेकर के आते रहेंगे। तो इस लेक्चर के बारे में अपने क्लासमेट्स को भी ज़रूर बताना, उन दोस्तों को ज़रूर बताना जिन्होंने स्कूल का सेशन लेट से ज्वाइन किया है और जिनका क्लास छूट गया हुआ है, तो उनके लिए ये लेक्चर काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग।